वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ चला रहे हैं। और अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसका आज यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं और वीडियो का पार्ट भी 4 है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या रोल होता है सही मायने में। तो यहाँ पे चूँकि ये क्लास 6 का किताब है, तो इसमें एक कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है। हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ना है, तो हम इसमें सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक कीवर्ड देखिए, अपार्थिड दिया हुआ है। तो बताया जा रहा है कि जो साउथ अफ्रीका जो कंट्री था, वहाँ पे अपार्थिड गवर्नमेंट था। यानी कि जो अपार्थिड गवर्नमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट था। ठीक है, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं था, अपार्थिड गवर्नमेंट था। जैसे कि जो साउथ अफ्रीका में जो लोग थे वो ब्लैक्स थे, जो लोग रहते थे, फिर इंडियन भी कुछ रहते थे और कुछ इंग्लिश पीपल थे, यानी कि वाइट पीपल्स। इस तरह से उन्हें पोर्ट्रे किया गया है। जस्ट लाइक जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, तो जैसे उन्होंने खुद को इलाइट बोला था क्योंकि उनका जो कलर था वो फेयर था, और इंडियंस को वो बिल्कुल ही छोटा स्तर का मानते थे ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो बिल्कुल वैसा ही वहाँ पे भी गवर्नमेंट था। वहाँ के जो लोग थे वो ब्लैक्स और इंडियंस को कलर के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। उनके लिए अलग हॉस्पिटल्स था और उन्हें बोला जाता था कि वाइट के आसपास भी नहीं आना है, वाइट से बात भी नहीं करना है, उन वाइट से फ्रेंडशिप भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था। इसके खिलाफ एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था हेक्टर, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है, अपार्थिड गवर्नमेंट के खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया तो उसे 16 जून 1976 को मार दिया गया था। उसे पुलिस ने मार दिया था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो नेल्सन मंडेला थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने साउथ अफ्रीका को इस अपार्थिड गवर्नमेंट से निकाल करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिया 1994 में। तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि 1994 में जो साउथ अफ्रीका था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। किसकी मदद से? तो नेल्सन मंडेला की मदद से, जिनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो ये हमें याद रखना है। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। तो और इसमें कुछ ऐसा वर्ड्स बताया है जिसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो इसमें बताया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें किस तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सभी लोग करते हैं या नहीं करते हैं, यही सब इसमें बताया गया है पार्टिसिपेशन में। तो हम सभी को पता है कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हर 5 साल पे चुनी जाती है, और उसको चुनने वाले भी हम ही होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीएम्बल में भी पढ़ा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल टू चूज द गवर्नमेंट एंड द रियल पावर इन द हैंड ऑफ पीपल। ठीक है, क्योंकि हमें लोग उस गवर्नमेंट को वहाँ बिठा रहे हैं। ठीक है, और हमें ही पावर है उसे उतारने की भी। ठीक है, फिर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग भी है, जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट सत्ता में है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अगर बीजेपी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यही बताया गया है कि डेमोक्रेसी में इतना पावर है कि आप गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी पॉलिसी आई है तो उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका फेवर भी कर सकते हैं, उसे अगली बार जिता भी सकते हैं। तो हमें बताया कि अगस्त 2005 में जो गवर्नमेंट थी उस समय, उसने बिजली का जो बिल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया था। तो इसके खिलाफ उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू टीवी, थ्रू कैंपेन। इस तरह से लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, जिसके कारण आखिर में गवर्नमेंट को वापस लेनी पड़ी थी। ठीक है, ये बिल वापस लेना पड़ा था। फिर यहाँ पे बता रहा है कि कैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर किसी को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो मेंस हो, हर किसी को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। यही है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने का फ़ायदा। फिर इसमें बताया है कि नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट,
अब जैसे कि क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आए दिन, उसे भी रिजॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करना है तो एक फेयर तरीके से। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि अपार्थाइड गवर्नमेंट में क्या होता था कि अगर कोई वाइट्स मैन या इस गवर्नमेंट अपार्थाइड गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता था तो उसे मार दिया जाता था। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट नॉन रिलीजियस हो, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कैसा भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उसे रिजॉल्व करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अगर रथ यात्रा वगैरह निकलते हैं और अगर पथराव चलने की, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पथराव होने की संभावना होती है कि अगर राइट्स इरप्ट हो जाएंगे, वायलेंस इरप्ट हो जाएगा, अगर पत्थरबाजी हो जाएगी। जैसे कश्मीर में हमेशा ही आप देखते हो कि कश्मीर और लद्दाख अलग हो रहा था तो वहाँ पे कितना ज़्यादा पत्थरबाजी हुआ था। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आया, नॉन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे बताया है कि अगर वैसे समय पे वायलेंस होता है तो वहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस भी एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो पुलिस किस तरह से उस कम्युनिटी के लिए, उस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा कंसर्न्ड होती है कि वहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन निकले कि ऐसा कोई वायलेशन नहीं हो सके। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वैसा कोई वायलेंस इरप्ट होता है तो पुलिस क्या करेगी, एक अंजाम तक पहुँचेगी जहाँ पे इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल सके, ये वायलेंस होने से रुक सके। तो ये भी एक गवर्नमेंट का ही काम है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बताया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बेसिक रूल्स और बेसिक लॉज दिए हुए हैं। ठीक है, और ये रूल सिर्फ हमें ही नहीं, सिर्फ आम आदमी को नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को भी फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट हो या फिर आम आदमी हो, सभी को, चाहे वो फिर पार्लियामेंट हो या फिर एक कॉमन सा व्यक्ति हो, जुडिशियरी हो, मतलब होल सिस्टम जो इस कंट्री में रह रहा है, हर एक व्यक्ति के ऊपर ये बेसिक रूल्स और बेसिक लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं। फिर उसी तरह से बताया कि कॉन्फ्लिक्ट कई तरीके के होते हैं। जैसे कि नॉन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है कि जो कर्नाटका है और जो तमिलनाडु है, इसके बीच से कावेरी नदी बहती है। ठीक है, तो कर्नाटका के लिए एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है, ये हमें याद रखना है कि कर्नाटका का एक डैम है कृष्णा राजा सागर डैम, इम्पॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना है। और तमिलनाडु के लिए एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है मिट्टर डैम। ठीक है, मिट्टर डैम फॉर तमिलनाडु एंड कृष्णा राजा सागर डैम फॉर कर्नाटका। तो कर्नाटका के कुछ स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग बेंगलुरु, सभी को पानी की ज़रूरत है, तो कर्नाटका अपने कृष्णा राजा सागर डैम से पानी ले जाता है कावेरी नदी का, और तमिलनाडु मेटर डैम से पानी ले जाता है कावेरी का। तो इसी चीज़ पर डिस्प्यूट होता है कि जो कावेरी नदी है, यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, कावेरी नदी है, इससे दोनों स्टेट्स पानी ले रहे हैं, कर्नाटका भी तमिलनाडु भी, तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। इस कारण इन दोनों स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। तो इसके लिए भी सरकार ने एक सॉल्यूशन निकाला ताकि दोनों स्टेट्स को बराबर बराबर एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिले। यहाँ पे लिखा है कि जो कावेरी है, ये कावेरी जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये बिल्कुल 30 साल से इस पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कि क्वाइट फ्लोज द कावेरी डिस्पाइट बीइंग एट द सेंटर ऑफ हीटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स लास्ट 3 years। कर्नाटका और तमिलनाडु में पिछले 30 साल से कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है। फिर देखिए यहाँ पे इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में बताया गया है। इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में बताया गया है कि जैसे कि अभी भी क्या है ना कि आप गांव वगैरह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि अभी तो काफ़ी हद तक सुधर गया, लेकिन पहले के टाइम पे कि गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। बॉयज़ को पढ़ाया जाता था और गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे इक्वालिटी बिल्कुल ही नहीं था और गर्ल्स के साथ अनजस्ट होता था। ठीक है, इनके साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ को पढ़ने दिया जाता था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स को 12th तक ही पढ़ा करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि अब जो 10th तक पढ़ी
तो उन्हें कुछ राशि प्रोवाइड करती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ताकि जो बेटियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आगे पढ़ सकें, तो उनके साथ एक फेयर इक्वालिटी और जस्टिस हो सके। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि किस तरह से जो इक्वालिटी और जस्टिस के लिए गवर्नमेंट कदम उठाती है, और बहुत सारे आर्टिकल्स लाई हैं, जैसे कि किसी भी समाज का कोई भी माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी में भी क्या होता है कि कई बार मेजॉरिटीज़ में भी कई बार लोग नहीं पढ़ने देते हैं, तो अगर कोई भी गर्ल चाइल्ड हो, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाना है, या फिर कोई भी चाइल्ड हो, गर्ल हो या बॉय हो, तो वो फाइनेंशियली वो पीछे ना हो सके, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाती है, ताकि सभी लोग इक्वली पढ़ें, इक्वली सब कुछ सीखें एंड जस्टिस हो सबके साथ। ठीक है, तो इक्वालिटी जस्टिस के बारे में ही बताया गया है यहाँ पे, और कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज इसीलिए खोले गए हैं ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें, सभी बच्चे आगे बढ़ सकें। और फिर ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग इस चैप्टर का समरी देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने नेशनल मंडेला के बारे में पढ़ा, कि नेशनल मंडेला जो थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, ये हमें याद रखना है, जिन्होंने 1994 में साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हर तरह से हम लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2005 में बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था पे करने के लिए, तो लोगों ने इसके खिलाफ कैंपेन किया, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ वापस लेना पड़ा। तो बेसिकली हमें यह याद रखना है कि जो पावर है वो हमारे हैंड में है। अगर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो पीपल के हैंड में पावर है। ठीक है, ये बताया गया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कि गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे। तो कॉन्फ्लिक्ट में हमें क्या याद रखना है, तो ये जो 30 साल से कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है, कावेरी को लेकर के जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, हीटेड आर्गुमेंट कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, इसे कैसे गवर्नमेंट रिजॉल्व करती है। और जो कावेरी नदी है उस पर कौन कौन सा डैम है ये हमें याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, कर्नाटका का जो डैम है कृष्णा राजा सागर डैम, ये कावेरी पे बना हुआ है। और तमिलनाडु का जो डैम है मिट्टर डैम, ये भी कावेरी पे बना हुआ है। तो ये दोनों डैम हमें याद रखना है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि इक्वालिटी और जस्टिस क्या होता है, और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से अगर आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो बीपीएससी के लिए हम सारे क्वेश्चंस को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराते हैं। आफ्टर द एंडिंग वीडियो जो हम लोगों ने आज पढ़ा उसका क्वेश्चन टेलीग्राम पे जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं PYQ NCERT से जुड़े भी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।